विचार ऐसा रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। विचार ऐसा रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुंदर बनकर क्या फायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो। बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ शुरुआत करता हूँ। मैं विज्ञान टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस टॉपिक में जानेंगे अधिगम का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक को मैं इस तरह से पॉइंट तैयार किया गया है। इस टॉपिक में यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो लगभग आपको 80% तक याद हो जाएगा, और इससे 2-4 प्रश्न आपको एग्जाम में बन ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो या वन लाइनर या डिस्क्रिप्टिव हो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बिना देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। पहले हम जानते हैं अधिगम का अर्थ, लर्निंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्निंग। अधिगम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अधिगम को शिक्षा मनोवैज्ञानिक का दिल कहा जाता है। अधिगम को शिक्षा मनोवैज्ञानिक का दिल कहा जाता है। अधिगम का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है। अधिगम को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ही सीखना होता है। शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, क्या होता है, सीखना होता है। प्रथम उद्देश्य सीखना है। हम सभी जानते हैं मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। जब इंसान का जन्म होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान, मानव कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। घर, स्कूल एवं अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और अपना सर्वपक्षीय विकास करता है। आगे देखेंगे, इस अधिगम को हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है, जब वहाँ पे दिया सलाई जल रहा है और उसको कोई बच्चा उसको छूता है तो उसका हाथ जल जाता है। कन्फर्म है? तो उस बच्चे को बहुत कड़वा अनुभव होता है कि उसको छुए मेरा हाथ जल गया, ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बार क्या करता है, दूसरी बार वह जलती हुई किसी भी वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह देख ले रहा है, अपना अनुभव कर चुका है। जब वहाँ पे दिया सलाई जल रहा था, जब मैंने उसको टच किया, छुआ, तो मेरा हाथ में अजीब सा होने लगा, हाथ जलने लगा। क्या पता बच्चों कि हाथ जलना किसको कहता है, लेकिन उसको अच्छा फील नहीं हुआ। समझ गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे दूसरी बार कहीं पे दिया जल रहा था तो बच्चा जान गया था इसको जब छुएंगे तो फिर क्या होगा, फिर मेरा उसी तरह का झटका लगेगा जैसे इसके पहले लगा था। इसलिए बच्चा समझ गया। इसलिए कहता है जो अधिगम होता है अनुभव द्वारा सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं अधिगम का परिभाषा गेट्स के अनुसार। गेट्स से क्या है, मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार हम परिभाषा देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अनुभव के द्वारा क्या है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। जो अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है उसे ही क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम कहते हैं। अगला मनोवैज्ञानिक है करो के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है अधिगम के बारे में, ये आप देखेंगे। सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। करो के अनुसार कहना है अधिगम के बारे में
जो अधिगम के अंतर्गत आदिति ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। इसमें ज्ञान व्यवहार को ग्रहण किया जाता है। पाल के अनुसार देखते हैं क्या बोले हैं। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। अधिगम एक क्या है? परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, उपरोक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि इससे स्पष्ट होता है कि अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है। कन्फर्म में परिवर्तन होता है तब तो जो बच्चा दिया सलाई के पास जब संपर्क में आया था तो उसको बहुत अजीब सा फील हुआ। उसके बाद दोबारा जो दिया सलाई के पास नहीं जाता है, तो व्यवहार में उसका परिवर्तन आया ना, सीखा ना कुछ। अगला पॉइंट है सीखना, नए अनुभव ग्रहण करना। तीसरा पॉइंट है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है जब इंसान का जन्म होता है उसके बाद से इंसान कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। अगला पॉइंट है यह एक सृजनात्मक पद्धति है, नया नया आविष्कार करना। यह स्थानांतरित होता है, मतलब ये जो अधिगम होता है बदलते रहता है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया है ना कि परिणाम। अगला पॉइंट है यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है और यह प्रगति और विकास भी है। अधिगम के माध्यम से प्रगति और विकास भी करता है। अधिगम के स्वरूप के बारे में इसका दृष्टिकोण हम जानते हैं। पहला दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब जानते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या होता है? व्यवहारवादियों का विचार है कि अधिगम अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। जो अधिगम है अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। मनुष्य तथा दूसरे प्राणी वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। सही बात है। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, कुछ नया नया चीज़ें सीखता है। अगला व्यवहारवादी है गेस्टाल्ट दृष्टिकोण के अनुसार। इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम का आधार गेस्टाल्ट ढांचे पर निर्भर है। क्या है? गेस्टाल्ट ढांचे पर निर्भर है। अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है। अधिगम जो है संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रक्रिया है। आगे देखते हैं होर्मिक दृष्टिकोण क्या है। यह दृष्टिकोण मैकडूगल की देन है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि होर्मिक दृष्टिकोण किसने दिया है तो आप बताएंगे मैकडूगल। यह अधिगम के लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है। अधिगम लक्ष्य को सामने रखकर किया जाता है। जो अधिगम का लक्ष्य होता है उसको अपने सामने रखकर किया जाता है। आगे देखेंगे पर्यटन एवं भूल दृष्टिकोण। शायद थॉर्नडाइक का सिद्धांत में ये चीज़ आपको पढ़ने को मिला है। यह दृष्टिकोण थॉर्नडाइक की देन है। थॉर्नडाइक भी एक मनोवैज्ञानिक है। उसने बिल्ली, कुत्ते, मछलियों पर बहुत से प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि वे पर्यटन तथा भूल से बहुत कुछ सीखते हैं। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? एक बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिए थे और पिंजरे के बाहर एक मछली को रख दिया गया था और पिंजरे में एक यहाँ पे समझिए कि उसको एक खोलने के लिए कुछ पॉइंट दिया गया था, बट उस बिल्ली को पता नहीं था कि इसको पुश करने पे वो पिंजरा खुल जाएगा। लेकिन बिल्ली क्या है, प्रयास करते करते बहुत बार प्रयास किया, उछल कूद किया, उसको पता नहीं था कि पिंजरा खुल जाएगा।
बट उसको भूख लगा था, आगे उसका मछली रखा था जिसको खाने का मन था उसको। बट प्रयास करते 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 अचानक उसका पैर उस सिटकिल पे जाता है, उस पॉइंट पे जाता है और उसको पुश करता है, जिसके कारण वो पिंजड़ा खुल जाता है और वह अपना भूख को मिटा लेता है। उसके बाद फिर इसको बंद कर देता है पिंजड़ा में और उसके पश्चात फिर एक मछली को रख देता है। तो इसी प्रक्रिया को बार बार करता है तो देखता है जो बिल्ली होती है बहुत आसानी से उस पिंजड़े को खोल देता है। इसलिए कहा गया है कि पर्यटन एवं भूल दृष्टिकोण, पर्यटन करने पे सब कुछ संभव है। मैं इस टॉपिक पर भी अगला वीडियो मैं बना देता हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण। अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण। कर्ट लेविन ने इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया था। उसने लिखा है कि अधिगम परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है और सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ है। सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ है। अब हम देखते हैं अधिगम की विशेषता क्या है। अधिगम की विशेषता पहला पॉइंट यहाँ पे है, अधिगम परिवर्तन है। अधिगम क्या है? परिवर्तन है। कैसे आप जानेंगे? आप जानते हैं वो व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। कोई व्यक्ति होती है अपने और दूसरों को अनुभवों से सीखकर क्या करता है? अपने विचार, भावनाओं, इच्छाओं में परिवर्तन करता है। इसलिए कहता है अधिगम परिवर्तन है। अगला पॉइंट है, अधिगम संपूर्ण जीवन चलाता है। अधिगम क्या करता है? संपूर्ण जीवन चलाता है। अधिगम को प्रक्रिया आजीवन चलती है। आपको पता है अधिगम मतलब सीखना, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है ना। व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए कहता है अधिगम संपूर्ण जीवन चलाता है। तीसरा पॉइंट है, अधिगम क्या है? अधिगम खोज है। वास्तविक अधिगम किसी बात की खोज करता है। इस प्रकार से सीखने में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रयास करके स्वयं एक परिणाम पर पहुंच जाता है। खोज करके वह स्वयं एक परिणाम पर पहुंच जाता है, इसलिए बोलता है अधिगम खोज है। अगला पॉइंट है, अधिगम विकास है। मतलब सीखना, इसको हम विकास बोल सकते हैं। बिल्कुल, सीखना क्या है? सीखना एक विकास है। आप कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी हो, पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, उसके माध्यम से आप अपना मानसिक को डेवलपमेंट करते हैं, है ना। अगला पॉइंट है, सीखना क्या है? सीखना अनुकूल है। सीखना क्या है? अनुकूल है। इसको आप देखेंगे। सीखना वातावरण से अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। क्या है? वातावरण से अनुकूल करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। जब वह अपने व्यवहार को इनके अनुकूलन बना लेता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। तभी क्या करता है? कुछ सीख पाता है। अगला पॉइंट है, सीखना सार्वभौमिक है। सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है। सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है, परंतु संसार के सभी जीव, जंतु, पशु, पक्षी जो भी होते हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों, सभी सीखते हैं। अगला पॉइंट है, सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना ना तो नए अनुभवों का प्राप्ति है और ना पुराने अनुभवों का योग, वरना ये नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। जो अधिगम है, नए और पुराने अनुभवों का संगठन है।
जैसे जैसे व्यक्ति नए अनुभवों द्वारा नई बातें सीखता है, वैसे वैसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करता चला जाता है। अगला पॉइंट है, सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना क्या है? विवेकपूर्ण है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक का नाम लेते हैं, एक नाम है मर्सेल। उनका कथन है कि सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण है। सीखना क्या है? वो यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण है। उसी बात को शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है, जिसमें बुद्धि या विवेक का प्रयोग किया जाता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। अगला पॉइंट है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण। जानेंगे उद्देश्यपूर्ण क्या होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होगा, सीखने की क्रिया उतने ही अधिक तीव्र होगी। उद्देश्य जितना भी आपका प्रबल होगा, मतलब मजबूत होगा, सीखने की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी होती है। उद्देश्य के अभाव में सीखना असफल होता है। जब आपको किसी चीज़ का लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, तो क्या आप सीखने की चेष्टा करेंगे? सीखने की कोशिश करेंगे? नहीं ना। तो इसलिए बोला गया है सीखना एक उद्देश्यपूर्ण है। अगला पॉइंट है, सीखना नया कार्य करना है। जो सीखना है क्या है? वो नया कार्य करना है। यहाँ पे एक वुडवर्थ, एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कहना है सीखना कोई नया कार्य करना है। और उसने उसमें एक शर्त लगा दी है। क्या शर्त लगाई है भाई साहब? आप ध्यान से देखिएगा। उसका कहना है कि सीखना नया कार्य करना तभी संभव है जबकि यह कार्य फिर किया जाए और दूसरे कार्यों में प्रकट हो। उन्होंने कहा है कि सीखना कार्य तभी संभव है जब यह कार्य फिर किया जाए और दूसरे कार्यों से प्रकट हो। चलिए, आज का क्लास समाप्त हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आपको लगभग एक पॉइंट को समझ में आ गया होगा। यदि इसे एक बार और देख लेते हैं तो आपको लगभग पूरा पॉइंट को आप क्लियर कर पाएंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब को ज़रूर करेंगे, और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके PDF को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।